हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। ये है मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन जिसकी डिमांड कर रहे थे आप लोग काफी देर से, काफी टाइम से। तो मैंने बोला था कि 15 जुलाई तक मैं इसको कवर कर दूंगा और 15 जुलाई ही आज हो गई है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन है जो जनवरी 20 से लेके अप्रैल 21 तक के सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है कवर करता है, लेकिन वो चीजें कवर नहीं करता है जो ऑलरेडी कवर हैं। मीन्स ये पूरी एक सीरीज है, जैसा कि आपको पता है ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करके जो प्लेलिस्ट है इस नाम से, ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसमें ये सीरीज है। और इस सीरीज में 6 लेक्चर हैं जिसमें से 5 ऑलरेडी वहां पे हैं, 3 बड़े हैं 3 छोटे हैं, लेकिन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं सारे लेक्चर। और जो पहले के 2 सेशन है ऑल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और उसके बाद ये है, ये तीनों बड़े हैं और 3 पोर्शन उसमें छोटे हैं। ऑल इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स नाम से एक अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स हर जगह है, ठीक है, हर सेशन में है। और वो सब जगह आपको मिलेंगी क्योंकि उनका सबसे ज्यादा वेटेज है। लगभग 12 नंबर का करंट अफेयर्स का वेटेज है, अगर टोटल आप करेंगे 10 से 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी सब जगह आता है, तो 12 नंबर का इसका वेटेज है। ठीक है, तो ये सभी जगह, और इसमें से 7 से 8 नंबर का, 7 नंबर के आसपास वेटेज ओनली स्कीम्स का है, तो वो आपको सब जगह मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसका अलग से है। ठीक है, तो आपको सारे ही लेक्चर्स इस सीरीज के करने हैं, और जो पहले कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो पहले के भी करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही सेशन कंप्लीट है। मैंने इसमें वो इंक्लूड नहीं किया है जो उनमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि बार बार हो जाए, इसलिए जो पहले से पढ़ रहा है उसको दिक्कत ना हो, तो जो पहले अवेलेबल हैं वो इसमें नहीं है, तो वो कंबाइंड सीरीज है इसके साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें ओनली करंट अफेयर्स ही नहीं है। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है इसमें ओनली करंट अफेयर्स ही नहीं है। इसमें मतलब एक करंट अफेयर सब्जेक्ट से ही डील नहीं करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, यानी जितने भी मैथ्स इंग्लिश को छोड़ के, हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी हमारे मेन सब्जेक्ट हैं 6-7, उन सबको ये कवर करता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, और लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। करंट के हिसाब से मुझे क्या लगता है कि आ सकता है, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। हर एक सब्जेक्ट में करंट का हाथ होता है और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करंट से बनते हैं। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे क्या लगता है। तो इसलिए इसको पूरा जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स मैराथन सेशन। फर्स्ट है हमारे पास यूथ को लैब। तो मैंने आपको एक अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM जो नीति आयोग का है, उससे रिलेटेड सारे उसके एक साथ बताए थे। ठीक है, जो मेरा करंट अफेयर्स लेक्चर 5 है उसमें AIM के जितने भी हैं वो सारे कंपोनेंट मैंने एक साथ बताए थे। ये कंपोनेंट उसमें नहीं था, इसलिए यहाँ कवर किया है यूथ को लैब। यूथ को लैब जो है वो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक जॉइंट वेंचर है। इसका काम क्या है? एम सेट फोस्टरिंग टेक्नोलॉजी प्रमोटिंग यूथ लीडरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं सिर्फ, और छोटा छोटा डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत सारे एब्रीविएशंस भी यूज है जो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन हिंदी वालों को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सिर्फ नाम है और बहुत छोटी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, और यही चीज अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप गूगल पे हिंदी में उसको देख सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है यूथ को लैब? एमसेट फोस्टरिंग टेक्नोलॉजी प्रमोटिंग यूथ लीडरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यूथ लोगों की लीडरशिप को प्रमोट करता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। सोशल इनोवेशन चैलेंज मतलब इसके अंतर्गत आता है एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। ये ध्यान रखें, सोशल इनोवेशन चैलेंज किसके अंतर्गत है? यूथ को लैब के अंतर्गत, नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। ये कौन चलाता है? स्वच्छ सर्वेक्षण लीग चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA। और ये क्या करता है? बेसिकली क्वार्टरली क्लीनलीनेस असेसमेंट है ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज और टाउन दोनों इसमें इंक्लूड हैं, और क्वार्टरली यानी हर 4 महीने में होने वाला क्लीनलीनेस असेसमेंट है कि कितने साफ ये शहर है। इसकी फिर रैंकिंग आती है जिसमें इंदौर नंबर 1, नवी मुंबई नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से देखे होंगे आपने। तो हो सकता है रैंकिंग आपसे ना पूछी जाए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि क्या चीज है ये, क्योंकि लोग रैंकिंग देख लेते हैं, बाकी चीजें देखते नहीं। ध्यान रखें, क्वार्टरली क्लीनलीनेस असेसमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स है। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है 1 से 10 लाख, यानी 1 से 10 लाख जो शहर हैं वो, और दूसरी है 10 लाख प्लस। तो जो मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर हैं वो अलग, और बाकी अलग। ठीक है, इस तरह से 2 कैटेगरीज में होती है। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये किसका है? ये भी नीति आयोग का है, और इसके
3 कोर एस्पेक्ट क्या है? कन्वर्जेंस, कोलेबोरेशन एंड कंपटीशन। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसके 3 कोर एस्पेक्ट क्या है? कन्वर्जेंस, कोलेबोरेशन एंड कंपटीशन। 49 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, 5 कोर थेमेटिक इसके एरियाज होते हैं जिनमें देखा जाता है, और ये किसके साथ ट्यून में, मतलब किसके लिए किया जाता है? विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, जो SDG 2030 है उसके उसके साथ हमको, मतलब उसके हिसाब से काम करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का लाया गया है। जो डिटेल्स मैंने आपको दी हुई है वो इसलिए दी हुई है क्योंकि अगर इससे डीप क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे पाए। तो इसके 3 कोर एस्पेक्ट होते हैं, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। 49 इंडिकेटर्स होते हैं, 5 कोर थेमेटिक इसके एरियाज हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, यानी NESDA। ठीक है, NESDA ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत काम करती है? NESDA, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, सॉरी ग्रीवेंसेस। 4 इसमें कैटेगरी हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? यूनियन टेरिटरी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिल स्टेट्स और रिमेनिंग स्टेट्स। ठीक है, तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, आपको जैसे नाम समझ में आ रहा है कि जो नेशनल गवर्नेंस है वो उसको उसकी ई डिलीवरी की जाए, मींस पहुंचाई जाए वो लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो उसके लिए स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत आती है। 4 कैटेगरी है इसमें स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरी अलग है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न, फिर हिल और बाकी रिमेनिंग आते हैं। इसमें 6 सेक्टर देखे जाते हैं। कौन से 6 सेक्टर हैं? फाइनेंस, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंट। ठीक है, तो NESDA में ये 6 सेक्टर देखे जाते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस स्कीम। ठीक है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs स्कीम, ये स्कीम किसके अंतर्गत आएगी? सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें इनको क्या करना है? इसमें इनको प्रमोशन करना है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये एक लीगल एंटिटी होती है फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर मेनली जो हमारे किसान हैं, और भी लोग इसमें आ सकते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, उनकी ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको इनको प्रमोट करना है, इसको बनाने का मतलब फॉर्मेशन के लिए एनकरेज करना, ज्यादा से ज्यादा बने। अब ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ये स्कीम क्यों है? क्योंकि इससे फार्मर की इनकम जो है डबल होगी। ई नेम जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो भी इसी से संबंधित है। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे फार्मर की इनकम डबल करने के लिए सरकार ने बोला है। ठीक है, 2022 तक। अब भले ही वो फार्मर बिल की वजह से सिंगल भी इनकम नहीं रह रही है, लेकिन ऐसा ये इसमें बोला जा रहा है कि एफपीओस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, उनका प्रमोशन करना है। ठीक है, एफपीओस क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन किसके अंतर्गत आता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, इसने इसके लिए बोला है। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रखें, टेक्निकल टेक्सटाइल अलग है, टेक्सटाइल अलग है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या चीज है? मटेरियल या प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होते हैं प्राइमरीली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल, MIEWS, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे फुल लेंथ टेस्ट में। तो ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है। और किस लिए है? टू प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ TOP यानी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड अलर्ट फॉर इंटरवेंशन अंडर ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। ठीक है, तो टॉप वेजिटेबल्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा प्राइस की, और अलर्ट्स फॉर इंटरवेंशन अंडर ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन्स जो स्कीम है उसके अंदर कोई इंटरवेंशन है तो उसको भी अलर्ट देगा। इसके बाद है अर्थगंगा। अर्थगंगा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, यानी जो गंगा नदी के किनारे हैं उनके आसपास किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल उसका क्या रहेगा, वो ये स्कीम है अर्थगंगा। किस किस की है? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ध्यान रखें, अगर नॉर्मल ऐसे आपसे पूछा जाए अर्थगंगा क्या चीज है तो आपको पता होना चाहिए ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल है, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। इसके बाद है टेक फॉर ट्राइबल्स, जिस स्कीम के बारे में कई बार हम टेस्ट में बात कर चुके हैं। टेक फॉर ट्राइबल्स क्या है? इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है इनिशिएटिव है किसका? ट्राइफेड का। किसके द्वारा सपोर्टेड है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ट्राइफेड क्या है? कोऑपरेटिव संस्था है जो काम करती है
ट्राइबल्स के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो इसका क्या है, एमसेट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स टू ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गेदरर्स एनरोल्ड अंडर पीएम वंधन योजना, ठीक है। तो टेक फॉर ट्राइबल्स क्या चीज है, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करना ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गेदरर्स में, जो कि एनरोल्ड है अंडर पीएम वंधन योजना। पीएम वंधन योजना एक अलग योजना है जिसके अंतर्गत जो भी जैसे जंगल में जो प्रोड्यूस है, जो प्रोड्यूस का मतलब पेड़ों से गिरता है या इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं जंगल में, उसको जो लोग इकट्ठा करते हैं उनको ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गेदरर्स बोलते हैं। तो उसका वो क्या यूज कर सकते हैं, उससे वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, उससे ये संबंधित स्कीम है, इनिशिएटिव है किसका, ट्राइफेड का। इसके बाद है फेसबुक प्रगति। फेसबुक प्रगति क्या है, ये सीएसआर इनिशिएटिव है। सीएसआर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सीएसआर के रूल्स में जो चेंज हुए हैं इस बार, इसको हम इकोनॉमी में डायरेक्ट पढ़ेंगे, मतलब अच्छी तरह पढ़ेंगे। सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 2% मिनिमम आपको अपने नेट प्रॉफिट का, बिफोर टैक्सेस प्रॉफिट का देना पड़ता है, ठीक है, यानी अच्छे काम में लगाना पड़ता है। तो उसी के तहत ये एफबी इंडिया का सीएसआर इनिशिएटिव है विद नज सेंटर्स ऑफ सोशल इनोवेशन। इसमें क्या सोशल इनोवेशन के लिए नज सेंटर बनाए जाएंगे, और क्या किया जाएगा, बाय अवार्डिंग 50 lakhs फॉर ईच नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनको लगते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ये 50 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो ये फेसबुक इंडिया का सीएसआर इनिशिएटिव है, ध्यान रखें। अगर एकदम से आ जाता है आपको समझ में नहीं आया, ध्यान रखें। एफबी प्रगति क्या है, सीएसआर इनिशिएटिव है इसका, फेसबुक का, ठीक है। अब है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी स्लाइड इसी की है, ठीक है। इसका फेज 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो नाम से देखिए लगता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसलिए ध्यान रखें किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। इसमें क्या क्या कौन कौन सी स्कीम्स आएंगी, न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम यानी NNBOMP, एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यानी सतत। सतत स्कीम के बारे में हमने पहले ही बात की, सतत क्या है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ है, ठीक है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू या नई एनर्जीज के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन को देखें, वो स्कीम है, तो वो भी इसके अंतर्गत है। न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम NNBOMP भी है, और इन दोनों से मिलके क्या होगा, गोवर्धन प्रोजेक्ट। गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, यानी जो मतलब बायोगैस वगैरह बनती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है इस प्रोजेक्ट में ये बनाना है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये स्कीम्स है। इसके बाद है जल जीवन मिशन। अब इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब जिसने लॉन्च किया वो तो एक है, लेकिन बहुत सारी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो देखिए ये बता रखा है कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। जल जीवन मिशन जो है वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए है, इसमें फाइनेंस कमीशन फंड्स के लिए, फंड्स फॉर को फाइनेंसिंग ऑफ असेट्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके लिए है, स्किल डेवलपमेंट एंड फील्ड फंक्शनरीज के लिए। NRLM यानी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है, फॉर इन्वॉल्विंग SHGs एज बिहेवियरल चेंज एजेंट्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के गांव के, उनको कौन इंक्लूड करेगा, NRLM फॉर बिहेवियरल चेंज, यानी लोगों को समझाएं क्या करना है क्या नहीं करना है। और MG नरेगा फॉर फंड्स एंड फंक्शनरीज। तो MG नरेगा से के थ्रू मतलब फंड एलोकेशन भी मिलेगा इनको, किस तरीके से करना है, और फंक्शनरीज जो मतलब किस किस को देना है। तो इस तरीके से ये सारा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और भी कई मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। अब इसके अंतर्गत 3 पैरामीटर आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस। ODF तो क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, कोई बाहर करता हुआ ना मिले पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो ये ओपन डिफिकेशन फ्री है। इसके बाद क्या है, ODF प्लस यानी वेल मेंटेन्ड विद वाटर हाइजीन, जो आपके टॉयलेट हैं वो वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। वाटर हाइजीन से मतलब पानी प्रॉपर आता है, हाइजीन प्रॉपर है उनमें, नल काम कर रहे हैं सब, ठीक है। इसके बाद है ODF प्लस प्लस। ODF प्लस प्लस में क्या है, फेकल स्लज सेप्टेज एंड सेवेज मैनेजमेंट, यानी जो मल है, जो गंदगी है, उसका आप कैसे निपटारा करते हैं, उसके मैनेजमेंट के आधार पर ODF प्लस प्लस होता है। तो ये तीनों ध्यान रखें, ODF क्या, ODF प्लस क्या है, ODF प्लस प्लस क्या, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, किसके अंडर आता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री का इसमें क्या क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग यानी अर्पित। तो इसका क्या यूज है, MOHRD का है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, फॉर ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 15 lakhs
हायर एजुकेशनल फैकल्टीज यूजिंग MOOC प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन, सी का मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो होता है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उससे 15 लाख से ज्यादा जो एजुकेशनल फैकल्टीज हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। स्वयं स्वयं भी इसी के अंतर्गत है, स्वयं भी मतलब इसी तरह का है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, मतलब जो जवान लोग हैं, ठीक है, जो मतलब रिसर्च के फील्ड में है उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम जो है अर्पित तो फैकल्टीज के लिए है, और ये जो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग है यानी स्वयं है, वो यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए है। इसके बाद है किसान रेल। किसान रेल जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन रेलवेज ने सेटअप किया है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड, और इसमें क्या किया जाएगा, रेफ्रिजरेटर कोचेस लगाए जाएंगे एक्सप्रेस और फ्राइट ट्रेन में, यानी मालगाड़ी और एक्सप्रेस में। क्यों लगाए जाएंगे, ताकि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो ऐसे सामान है जिनको जल्दी से पहुंचाना है, वो पहुंच पाए, ठीक है। इसके बाद है भोग। भोग क्या है, ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, यानी जैसे नाम से भोग किसको लगाते हैं, भगवान को। तो जो मंदिर में जो हमको प्रसाद वगैरह मिलता है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए स्कीम है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय FSSI। ये FSSI का एक इनिशिएटिव है, ईट राइट कैंपेन, उसके अंतर्गत ही है, ठीक है। और इसमें क्या देखना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वहां पे प्रॉपर जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। टू अडॉप्ट एंड मेंटेन फूड सेफ्टी एज अ पार्ट ऑफ ईट राइट कैंपेन। ईट राइट कैंपेन के थ्रू फूड सेफ्टी के जो नॉर्म्स एंड टर्म्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए है भोग स्कीम एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी मंदिर वगैरह जहाँ पे जगह है जहाँ पे प्रसाद वगैरह दिया जाता है, तो वहां पे इसको देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है, गवर्नमेंट थ्रू FCI टू प्रोवाइड व्हीट एंड राइस टू NGOs एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, FCI के थ्रू प्रोवाइड कर रही है गेहूं और चावल टू NGOs एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट मार्केट, ठीक है। तो डायरेक्ट उन लोगों को प्रोवाइड करना विदाउट एनी मार्केट एक्टिविटी की बजाय उनको सीधे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये है ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है। एट OMSS रेट्स, यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम जो रेट है उसी पे दिए जाएंगे, लेकिन विदाउट ई ऑक्शन, ठीक है, बिना ई ऑक्शन के OMSS रेट्स पे देना चैरिटेबल ट्रस्ट और NGO को, व्हीट एंड राइस को FCI के थ्रू। ये स्कीम का नाम क्या है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसके बाद है बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल, ठीक है। तो ये पोर्टल बेसिकली क्या है, बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च, आपको नाम समझ में आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है टू गिव एक्सेस टू ऑल स्कीम्स ऑफ यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरीज फॉर MSMEs प्रोविजन फॉर अपलोडिंग आइडियाज एंड इनोवेशन। तो MSMEs के लिए जो भी यूनियन की स्कीम है, स्टेट की स्कीम है, यूनियन टेरिटरी की, सबकी जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनमें आपको आइडिया देना है इनोवेशन के लिए, ठीक है, कि क्या क्या और हो सकता है। उसके लिए पोर्टल है बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल। इसके बाद है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये है सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, डेवलप्ड बाय है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो NDMA के द्वारा बनाई गई है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS, जो है सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका हिसाब किताब रखने के लिए ये पोर्टल है, ठीक है। इसके बाद है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। ये तो सिंपल सा है, किराने की दुकान वालों को समझाना है कि किस तरीके से उनको कोरोना के टाइम पे गाइडलाइंस का पालन करना है। किसके द्वारा लॉन्च है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव टू एजुकेट किराना स्टोर ओनर्स, प्रोटोकॉल्स डिसाइडेड बाय FSSI एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो FSSI और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो प्रोटोकॉल्स डिसाइड होंगे उसका पालन करने के लिए समझाना है आपको सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव के तहत किसको, जो किराने की दुकान वाले हैं। इसके बाद है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये गोल जो है इनिशिएटिव गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड FB फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, कि जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको समझाना कि किस तरीके से वो मतलब ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन में उनका ध्यान बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद है खुदोल गिफ्ट इनिशिएटिव इन मणिपुर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है,
क्योंकि इसको अवार्ड मिला है काफी, ये मतलब वर्ल्ड में जो टॉप 10 है उसमें आया है ये इनिशिएटिव। या अल करके जो एक एनजीओ है जिसने इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई है, तो ये ट्रांसजेंडर के लिए काम करते हैं। ट्रांसजेंडर की और भी काफी सारी इनिशिएटिव आएंगे, लेकिन इसको काफी अच्छा अवार्ड और स्थान मिला है वर्ल्ड में। तो ध्यान रखें कि अगर पूछ लिया जाता है कि खुदोल गिफ्ट इनिशिएटिव किसका है, तो ये मणिपुर में एक एनजीओ है या अल करके, और इन्होंने इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाई है, इसलिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्ड। कार्ड क्या होता है? कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स ऑफ कोविड-19। तो ये कंसोर्टियम है, यानी तरीके इसमें बताए जाएंगे कि कैसे अफोर्डेबल यानी गरीब लोगों के लिए भी, सबके लिए, और रैपिड डायग्नोसिस किया जा सके कोविड-19 का। कोविड-19 जिस तरीके से फैल रहा है, तो उसको किस तरीके से हम अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोसिस उसका कर सकते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट कार्ड। किसका है? नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का। इसके बाद है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी NAIP। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली किसका है? ये पोर्टल मीटी और नेस्कॉम का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेस्कॉम का है ये। और ये क्या चीज है? वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर AI रिलेटेड डेवलपमेंट इन इंडिया। एक ही जगह आपको सारे जितने भी AI रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिया में, वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है साथी और साथी, दोनों एक ही जगह इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, SAATHEE अलग है और SAATHI अलग है। साथ ही जो हाथी वाला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, इसको आप हाथी से याद रख सकते हो। साथी, हाथी, और हाथी कहाँ घूमता है? जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। और सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, यानी नाम से भी आपको समझ आ रहा है किसका? टूरिज्म का है। और साथ ही SAATHEE, ठीक है, ये इनिशिएटिव किसका है? स्टेट वाइज एक्शंस और एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें डबल ई लास्ट में, तो ध्यान रखें, डबल ई जो है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत है। और किस लिए है? फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज एट स्टेट लेवल। अलग अलग स्टेट के लेवल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। तो डबल ई से ध्यान रखें एनर्जी कंजर्वेशन, साथ ही से ध्यान रखें हाथी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, और ये किस, इसकी फुल फॉर्म क्या है डबल ई वाले की? स्टेट वाइज एक्शन, ध्यान रखें स्टेट लेवल पे है। और एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, जो भी आप कर रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, वो सब देखना है। इसके बाद है स्टार्स। स्टार्स जो है 6 स्टेट्स के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडेड स्कीम है। ये 6 स्टेट्स कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। और इसमें जो क्या किया जाएगा, इसमें क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल को इम्प्रूव किया जाएगा। क्वालिटी और गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी है, टीचर की ट्रेनिंग भी है, सब कुछ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एडेड है, 6 स्टेट्स में है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो नाम से सब स्पष्ट है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद है चैंपियंस। चैंपियंस जो है वो है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चैंपियंस क्या चीज है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। किससे रिलेटेड है? MSME से। MSMEs को एम्पावर करने के लिए है। ठीक है, तो नाम में इसके मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं किससे रिलेटेड है? MSME से। बाय, अब ये जो MSME को एम्पावर कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल किया जाए उनका और नई अपॉर्चुनिटीज दी जाए, इस तरीके से चैंपियंस पोर्टल वर्क करेगा MSMEs के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पुरानी स्कीम है, KCC इसको क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि अभी बढ़ाई गई है टू डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ठीक है, तो पहले सिर्फ किसानों के लिए थी, अभी डेयरी इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सबके लिए ये बढ़ाई गई है। ये लोग भी KCC किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद है स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट एंड स्किल्स बिल्ड इनोवेटिव कैंप। तो स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेटिव कैंप क्या है, किसके अंदर आते हैं? स्किल्स से आपको दिखाई दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आएंगे, MOSD के अंतर्गत, और IBM दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो एक कंपनी है, और MOSD दोनों का ज्वाइंट है। इसमें क्या है? SBR क्या करेगा? टू प्रोवाइड जॉब सीकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड मेंटरिंग सपोर्ट। जो जॉब सीकर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं
उनको फ्री ऑनलाइन कोर्स और मेंटरिंग सपोर्ट दिया जाएगा। और एसबीआईसी क्या है, 100 घंटे की स्ट्रक्चरल लर्निंग की एक तरीके से ट्रेनिंग है, ठीक है। तो एसबीआर और एसबीआईसी क्या है, ये इनिशिएटिव है किसके, एमओएसडी और आईबीएम का। इसके बाद है सहकार मित्र। सहकार मित्र ध्यान रखें एक पेड इंटर्नशिप है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, पेड इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है बाय एनसीडीसी। एनसीडीसी क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा ये एक पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसके बाद है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल बिहेवियरल चेंज। ये कैंपेन किसका है, नीति आयोग का। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल मींस जो भी कोविड की वजह से चीजें बदली हैं, अब आपको यही सब करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने, सब जो रिंगटोन पे आप सुनते रहते हो, तो वो सब समझाने का काम किसका, नीति आयोग का। कैंपेन का नाम क्या है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। इसके बाद है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ क्या है, ये सीएसआईआर नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। यानी हेल्थ केयर की जितनी सप्लाई है, चाहे आपके जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं, हॉस्पिटल है, तो वो सब एक ही जगह सप्लाई चेन है कि प्रोवाइड करा दिया जाए किसमें क्या है, आप कहाँ से ये चीज ले सकते हो, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, आरोग्य पथ। इसके बाद है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेज, एडीआईपी स्कीम। तो ये एडीआईपी स्कीम क्या है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो भी उनकी एड्स है, अप्लायंसेज है, वो दी जाए, ठीक है। इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डिसेबल्ड पर्सन का जितना रहेगा वो किसके अंतर्गत रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जी के आर ए। ये क्या है, 116 डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, 6 स्टेट के। 6 स्टेट कौन से हैं, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा। अब क्या है, 6 स्टेट में भी कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल अंदर वो आपको दे सकता है डीप में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार योजना। ध्यान रखें किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। जैसा कि हमारी हमने देखा था अभी दूसरी स्कीम में, ठीक है। उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और अदर मिनिस्ट्री कौन कौन से इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज एंड माइंस, ये सभी इसमें इंक्लूड है। 25 तरह के काम ये देते हैं, ठीक है। तो काम 25 है, तो 25 तरह के काम देते हैं, ठीक है। इसके बाद है एनईपी स्कूल एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है स्कूल एजुकेशन की, उसमें ये जो इनिशिएटिव है इसका नेशनल एजुकेशन टेक फोरम है। एक नेशनल एजुकेशन टेक फोरम बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। और इसमें कौन कौन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एमओएचआरडी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ट्राइबल अफेयर्स। तो एचआरडी, एचएफडब्ल्यू, डब्ल्यूसीडी, ट्राइबल अफेयर्स, ये चारों मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। क्या किया जाएगा, एक नेशनल एजुकेशन टेक फोरम बनाया जाएगा। इसके बाद एक्सिलरेट विज्ञान। एक्सिलरेट विज्ञान क्या है, इसको किसने बनाया है, एसईआरवी यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के अंतर्गत, उसने ये डिजाइन किया है एक्सीलेट विज्ञान प्रोग्राम। ये क्या है, टू बूस्ट हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयर साइंटिफिक मैन पावर कंपोनेंट्स। यानी जो हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च है उसको बढ़ावा देना है और साइंटिफिक मैन पावर कंपोनेंट्स को बनाना है। कौन कौन सी स्कीम इसके अंतर्गत आती है, अभ्यास। अभ्यास के अंतर्गत क्या क्या आता है, कार्यशाला, ठीक है। तो अभ्यास बेसिकली जैसे आप समझ रहे हो नाम से प्रैक्टिस है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किस तरीके से प्रैक्टिस होगी, एक है कार्यशाला जो है हाई एंड वर्कशॉप के लिए, और वृत्तिका यानी रिसर्च के लिए। इसके बाद है सम्मोहन, इसी का पार्ट है, अभ्यास का नहीं, एक्सेलरेट विज्ञान का पार्ट है सम्मोहन। और इसके अंतर्गत क्या है, संयोजिका, क्या मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, और संगोष्ठी यानी इंटरेक्शन। तो इस तरीके से ये बढ़ाएंगे रिसर्च एनवायरनमेंट को। और नाम आपको याद रखने हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं, अभ्यास है, अभ्यास के अंतर्गत कार्यशाला, वृत्तिका, सम्मोहन के अंतर्गत संयोजिका और संगोष्ठी, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का फर्क मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको कर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सब्सिडी इसके थ्रू दिया जाएगा। कितनी सब्सिडी मिलती है, 3% तक मिलती है 2 करोड़ से नीचे के लोन पे, ठीक है। और ये किस लिए दिए जा रहे हैं, फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग असेट एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो खर्चे होते हैं उसके लिए, और बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग असेट मीन्स आपको फार्मिंग असेट लाने हैं, कुछ डेवलप करना है प्रॉपर्टी इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए ये दिया जा रहा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बाद है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल। तो किसका होगा, ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। और ये
ट्राइबल के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है और इसमें एक ई न्यूज़लेटर जो निकलेगा उसका नाम है आलेख। ठीक है, इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कौन कौन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको तो होना ही है, एजुकेशन को भी होना ही है, और इसके बाद है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको भी होना ही है, क्योंकि इन तीनों का काम है। ये स्कीम किस लिए है? सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चियों को मार दिया जाता था पैदा होते ही, तो उस चीज को बदलने के लिए, सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए कि वो जिंदा रहें, पढ़ाई करें, पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, उसके लिए है एटीट्यूडनल चेंज लाने के लिए, सेक्स रेशो इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए इसका बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ा है, और अभी इंडिया में सेक्स रेशियो अच्छा इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्या काम है, ध्यान रखें। इसके बाद एक पीएम कौशल विकास योजना 3.0। तो पीएम कौशल विकास योजना पहले भी 2 आ चुकी है। तीसरी में क्या है? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और मॉनेटरी रिवार्ड भी देना है यूथ के लिए, और जो 2 का फंड है वो भी इसमें यूज किया जा सकता है। तो 3.0 की मेन बातें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना है, मॉनेटरी रिवार्ड्स देने हैं, और जो पुराना फंड है उसको भी यूज करके ज्यादा से ज्यादा डेप्थ तक, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा जाए। यही काम है पीएम कौशल विकास योजना के नेक्स्ट वर्जन में। अब देखिए स्कीम्स के भी वेब सीरीज की तरह वर्जन आते हैं, तो अच्छी बात है। इसके बाद जल जीवन मिशन अर्बन। जल जीवन मिशन अर्बन किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो जल जीवन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। फंड इसमें किस तरह दिया जाएगा? यूनियन टेरिटरीज को 100%, उनको तो सेंट्रल ने गोद लिया ही होता है। ठीक है, तो यूटी को 100%, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स को 90%, 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले जो जिले हैं उनको 50%, और जो 10 लाख से ज्यादा मिलियन वाले हैं उनको 25%। तो इतना फंड जो है देगा सेंट्रल। ठीक है, जल जीवन अर्बन मिशन के लिए। और इसका आउटकम बेस्ड फंडिंग होगी, यानी ये जो दिया जा रहा है 100, 90, 50, 25, ये कैसे दिया जाएगा? आउटकम बेस्ड अर्निंग। भाई इतना काम कर लिया 20% ले जाओ, इतना काम कर लिया 40%। ठीक है, तो इस तरीके से 20, 40, 40 आउटकम बेस्ड फंडिंग है। और प्रमोटिंग पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल इसमें प्रमोट किया जाएगा। वो क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बाद है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन क्या है? जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज एंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आप जनरेट कर रहे हो किससे? ग्रीन पावर रिसोर्सेज से, और फिर उसको कमर्शियल यूज के लिए दे दोगे। तो हाइड्रोजन भी आप ग्रीन पावर रिसोर्सेज से बना सकते हो। उस मिशन का नाम क्या है? नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAET जो है, वो सिंपल सी बात है किसके अंतर्गत आएगा? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन। देखिए प्लांट का भी क्वारंटाइन होता है। तो ये जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली सारे ही एस्पेक्ट कवर करेगी, बीज से लेके, बोने से लेके, फिर मैकेनाइजेशन, फिर प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये सारे पार्ट कवर करेगी। NMAET एक कंक्लूसिव स्कीम है जिसके कंपोनेंट है SMSP, SMAE, SMAM और SMPP। ठीक है, ध्यान रखें क्या क्या कंपोनेंट है और क्या ये स्कीम है, किसके अंतर्गत है, क्या काम करती है। इसके बाद है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस यानी SIP। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है। ठीक है, और इसमें 12 जो साइट से हमको सिलेक्शन किया जाएगा फॉर स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताए जाएंगे अंडर SIP, यानी SIP क्या है? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ टूरिस्ट डेफिनेशन बताए जाएंगे। 12 साइट का सिलेक्शन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके बाद है PM स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। PM स्वास्थ्य सुरक्षा निधि क्या है? जो सेस लगा रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसके द्वारा एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड बनाया जाएगा फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर। यानी हेल्थ एक्सपेंडिचर को आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए फंड के लिए जो सेस लगा दिया अभी सब जगह हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उसको लेके एक PM स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनेगी जिसका यूज किया जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, फंड फॉर हेल्थ इन पब्लिक अकाउंट्स फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के जो प्रोसीड्स हैं उसके द्वारा ये फंड बनाया जाएगा और हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसके बाद है ऑल MOWCD स्कीम्स अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने अपनी सारी ही स्कीम को 3 अम्ब्रेला स्कीम में बांट दिया है। तो ध्यान रखें कौन सी 3 अम्ब्रेला स्कीम है। पहली है सक्षम आंगनवाड़ी इन पोषण 2.0। तो इसमें आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तो नाम में आ गया। और कौन कौन सी स्कीम है इसमें? स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रैच स्कीम, ये इसमें आता है। इसके बाद है मिशन वात्सल्य।
तो वात्सल्य में ध्यान रखें, वात्सल्य किसके लिए होता है, माँ से बेटे के लिए। तो इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर सर्विस स्कीम ली गई है। इसके बाद मिशन शक्ति, शक्ति मीन्स एक नारी की शक्ति, तो यहाँ पे संबल, स्वाधार, उज्ज्वला, वन स्टॉप सेंटर, सामर्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मातृ वंदना, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इनको आपको ऐसे भी याद रखना है कि स्कीम अलग अलग क्या है और कौन सी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसके बाद है सुगम्य भारत ऐप। अब इस सुगम्य भारत ऐप जो है ये किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। ठीक है, एनकरेजिंग सीएसआर फंड टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सीएसआर फंड होता है जिसके बारे में हमने बात की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे भी ये डीप में आएगा, तो इसके बारे में बात की हमने। ये जो फंड है इसको सुगम्य भारत ऐप के थ्रू ये ट्राई करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, यानी कुछ इस तरह का जो दिव्यांगजनों के और उनके काम का हो उसमें ये फंड जाए। ठीक है, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स होगा इसमें, और सुगम्य पुस्तकालय, यानी जो डिसेबल्ड है उनके लिए पुस्तकालय। तो इस तरीके से सुगम्य भारत ऐप है जिसमें सुगम्य पुस्तकालय है, इसका काम है एनकरेजिंग सीएसआर फंड टू बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिवनेस एंड एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स इसमें आएगा। इसके बाद है डीएसआईआर प्रिज्म। अब प्रिज्म की फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज स्कीम। ठीक है, प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल्स स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, तो इंडिविजुअल हो, स्टार्टअप हो या एमएसएमई हो, सब में इनोवेशन को प्रमोट करेगा। किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और इसका काम क्या है, टेक्नोलॉजी प्रमोशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, ट्रांसफर, यानी सारे काम रिलेटेड टू इनोवेशन। ठीक है, इसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। ठीक है, इसके बाद है ई सांटा। तो ई सांटा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये भी इसकी फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर। अब ये नाक्सा क्या है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, यानी एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन के लिए स्कीम है, नाम है ई सेंटा। और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर। तो एक्वा फार्मर्स जो हैं उनके ट्रेड को, मतलब उनके लिए एक मार्केट है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ध्यान रखें, ई सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर। और नेक्सा के फार्मर के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। नेक्सा क्या है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। इसके बाद न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में सार्थक एक आएगा। तो सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो सार्थक एक इसमें प्लेटफॉर्म रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मानस ऐप, मानस ऐप, मानस आप ध्यान रखिए थोड़ा मन से रिलेटेड है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए है, और किसके द्वारा है, पीएम स्टिया। स्टिया क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जो होती है पीएम की, उसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मेंटल हेल्थ फुल फॉर्म में भी आ रहा है, और मानस से ध्यान रखें मन से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अब ये जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं मैट्रिक के बाद में कुछ अच्छा पढ़ पाए उसके लिए स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। विल रन ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रन करेगी और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट करेंगे। तो जो स्कीम होती है लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट, उस टाइप में है ये। सेंट्रल शेयर जो है 60% का वो थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड दिया जाएगा। अब कोविन सबको, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों इसको ध्यान रखना है, क्योंकि वही चीजें आती हैं जो सब जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं। तो कोविन क्या है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम है, बेसिकली इवन एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसी का एक्सटेंडेड रूप है कोविन, जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, स्लॉट बुक कराते हैं अपनी वैक्सीनेशन के लिए। तो कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम है ये। इसका काम क्या है, मॉनिटर करना यूटिलाइजेशन, वेस्टेज, कवरेज ऑफ वैक्सीन, कितनी लग रही है, किसको लग रही है, कितनी वेस्ट हो रही है, सब इसको जानना है। और ये बेसिकली चैटबॉट विद पैटर्न रिकॉग्निशन के सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, खुद ही आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर ये वो, फिर आपको सब चीज बताएगा। तो कोविन ऐप ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए काम कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये किस लिए है,
नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन क्या करेगा, ये आई कार्ड इशू करेगा विदाउट फिजिकल इंटरफेस, यानी फिजिकल इंटरफेस की जरूरत नहीं है आपको, ऑफिस में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे आई कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए है। और गरिमा गृह भी इसके अंतर्गत एक बनाया गया है। गरिमा गृह क्या है, शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो गरिमा गृह जैसा नाम से दिखाई दे रहा है, ये ग्रह है, घर है, किसके लिए, गरिमा यानी ट्रांसजेंडर पर्सन की इज्जत बनी रहे उसके लिए एक शेल्टर होम है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा है, और जिसमें आई कार्ड जारी किए जाएंगे विदाउट फिजिकल इंटरफेस। वो क्या है, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। इसके बाद स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात की है, ये किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईबीएम का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, विज्ञान ज्योति, विज्ञान प्रसार, और इसका प्लेटफॉर्म है एंगेज विद साइंस। ठीक है, तो बेसिकली फीमेल के लिए, वुमेन के लिए आपको जो स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो इस फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाना है, वो लोग इस साइड आए। 12th के बाद जो लड़कियां साइंस लेती हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है, उसको बढ़ाना है। इसके लिए स्कीम है, किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और आईबीएम की है। कंपोनेंट्स हैं विज्ञान ज्योति, विज्ञान प्रसार, प्लेटफॉर्म है इसका इंगेज विद साइंस। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाइल रिसर्च एडवांसमेंट, सुप्रा। ठीक है, सुप्रा स्कीम क्या है, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। ठीक है, किसकी स्कीम है, साइंस एंड रिसर्च बोर्ड, जो आपको बताया था पहले भी आया बोर्ड। ठीक है, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, टू एक्सप्लोर न्यू साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। ठीक है, तो नए साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मिले उसके लिए पोर्टल है, साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। इसके बाद है किरण, ये क्या है, टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन। आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, इस पर कॉल कर लो और ये आपको मेंटल हेल्थ के बारे में चीजें बताएंगे। तो देख लेना जो भी नंबर है इसका, टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है किरण, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके बाद है ट्राई फूड प्रोजेक्ट। तो ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसका है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। ठीक है, तो इनका ये जॉइंट इनिशिएटिव है, एम्स टू एनहेंस इनकम ऑफ ट्राइबल्स थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है मैंने आपको बताया था, तो उसी के थ्रू इनकी जो उसके बेटर यूटिलाइजेशन के थ्रू इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसी से रिलेटेड ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ट्राइबल के मोस्टली केसेस में ट्राइफेड आएगा। ठीक है, और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इसके बेटर यूटिलाइजेशन के लिए काम करेगी। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसमें आती है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस लिए है, ट्राइबल्स की इनकम बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इंडिया के जितने वाटर रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक वेब पोर्टल है कि भाई वाटर रिसोर्सेज कहाँ हैं, कितने किस तरीके से यूज हो रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का होगा, सिंपल सी बात है, इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद है ग्रामोद्योग विकास योजना। ग्रामोद्योग विकास योजना क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन विल प्रोवाइड ट्रेनिंग। तो ग्रामोद्योग विकास योजना में क्या होगा, केवीआईसी जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, वो क्या करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, गांव वालों को, जिससे वो कुछ कर सके, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है। स्वच्छता सारथी फेलोशिप। स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है वो पीएम ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर के यहाँ से आती है। इसमें 3 कैटेगरी है जिनमें दी जाएगी स्कॉलरशिप, वो सॉरी फेलोशिप। कौन कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी ए, बी और सी। ए में क्या आता है, 9 से लेके 12th तक के बच्चे, बी में आते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, और सी में आता है सिटीजन्स वर्किंग इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या एसएचजीज। तो स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं वो कोई बच्चा कर देगा तो कैटेगरी ए में आ जाएगा, कॉलेज वाला कर देगा तो बी में आ जाएगा, और सी में जो खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो इनके तहत अवार्ड मिल जाएगा स्वच्छता सारथी फेलोशिप के अंतर्गत। कहां से आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर। ठीक है, इसके बाद है पूरा इनिशिएटिव। तो पूरा इनिशिएटिव क्या है, PURA, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरियाज हैं वहां पे भी आपको अर्बन एम्यूनिटीज देनी है। ठीक है, उसके लिए पूरा इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, प्रोविजन ऑफ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड अर्बन एम्यूनिटीज टू ब्रिज रूरल अर्बन डिवाइड। वही नाम से स्पष्ट है, अर्बन रूरल में जो दूरियां बनी हुई हैं उन दूरियों को पाटने के लिए, दूर करने के लिए स्कीम है कि जो अर्बन एम्यूनिटीज है उनको रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आयुष ग्रिड एंड नमस्ते पोर्टल। आयुष ग्रिड तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आयुष जो स्कीम है उसके सारे फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल जाएं, वो आयुष ग्रिड है। ठीक है, और
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है आयुष ग्रिड, और नमस्ते पोर्टल भी है। अब नमस्ते पोर्टल क्या है? नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो जो भी यूनानी, सिद्ध और आयुर्वेद ये जो सिस्टम है, इनकी जो मॉर्बिडिटी और स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको इस पोर्टल पे मिलेगी, नमस्ते पोर्टल पे। ध्यान रखें, नमस्ते पोर्टल की फुल फॉर्म है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। नमस्ते का मतलब ये नहीं है भाई नमस्ते कर लो कोरोना से बचाने के लिए, वो नहीं है। नमस्ते मीन्स मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे, टर्मिनोलॉजी मिलेंगी किस पे? इस पोर्टल पे। ठीक है, किसके लिए? आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी सिस्टम्स के लिए। ठीक है, इसके बाद है पीएम जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई। पीएमजेएवाई का एक सेहत भी है जो जम्मू कश्मीर के लिए, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जन आरोग्य योजना को, जेएवाई को। तो ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इसमें फंडिंग जो है वो मोस्टली 60-40 के रेशो में है। इट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शियरी केयर। सेकेंडरी या टर्शियरी केयर के लिए मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है आपको, बहुत आपको नीड है, उसके लिए 5 लाख पर फैमिली ये देती है। यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम्स के लिए स्कीम है कि सब लोगों को मिले, और टारगेट्स द बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड बाय लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा। एसईसीसी डाटा से उठाते हैं, और एसईसीसी डाटा के हिसाब से आप गरीब हो तो आप हो गए इसके बेनिफिशियरी, और आपको 5 लाख पर फैमिली मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसी तरह साइंस के आएंगे, फिर कमिटी, और फिर अवार्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से में क्या क्या लगता है। तो इकोनॉमी करंट अफेयर्स क्या है? इकोनॉमी करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि ये वही है जो मतलब कोई स्कीम है इस तरह की, ये वो है जो आपके स्टैटिक पार्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि करंट से ही चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन वो पूछी स्टैटिक में जाती है और आदमी को समझ नहीं आता कि आया कहाँ से। तो इसलिए इसी इनिशिएटिव में मैंने ये किया है कि वो भी सब इंक्लूड कर लिए हैं जो मतलब आपको आने चाहिए स्टैटिक पार्ट में भी। ठीक है, करंट के हिसाब से। तो क्या है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है? वीक या फाइनेंशियल क्राइसिस जो कंपनीज हैं जो अंडर वॉच में है आरबीआई के, उनको चेक करता है कि एनपीए की प्रॉब्लम उनमें है या नहीं। ठीक है, और इसको चेक करने के बाद में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, डिक्लेरेशन पे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे या डोनेशन पे, इन सब पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और एससीएन यानी शोकॉज नोटिस भी इशू किया जा सकता है। इसके बाद है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? ये एक ऑफशोर डेरिवेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑफ अंडरलाइंग इंडियन असेट्स, यानी बाहर, इंडिया से बाहर जो एफपीआईज हैं, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो रजिस्टर्ड है उनमें से वो इशू करते हैं बाहर के लिए, जिसमें आपको सेबी से रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट सेबी के रजिस्टर से आप फंड लगा सकते हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, ये होता है कि विदाउट सेबी आप बाहर से एफपीआई ही जारी कर देंगे और उनके थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इनके जो नंबर है उसमें बहुत डिक्लाइन आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टिसिपेटरी नोट्स होता क्या है? तो ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जहां से आप विदाउट रजिस्टरिंग विद सेबी आप जो एफपीआईज हैं उनके थ्रू पैसा लगा सकते हो। ठीक है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या होता है? फुल्ली एक्सेसिबल रूट ये होता है जिसमें नॉन रेजिडेंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी सब में नहीं लेकिन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नॉन रेजिडेंट जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टर सीलिंग। ठीक है, तो विदाउट एनी इन्वेस्टर सीलिंग यानी कोई अपर लिमिट नहीं है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ये क्या कहलाता है? फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, तो पूछ लिया जाए फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या होता है, तो ध्यान रखें जिसके थ्रू नॉन रेजिडेंट्स इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टर सीलिंग इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके बाद है सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली क्या चीज है कि कोरोना में बहुत सारे मतलब इस देश से सामान नहीं आना, इस देश से नहीं आना, चाइना से नहीं लेना, इससे नहीं लेना, उससे नहीं लेना, मतलब सब जगह अलग अलग स्टेटस है, लेवल है कोरोना का। तो कहीं कभी रोक ही लग जाती है कि इस देश से मत लो, कभी इस देश से मत लो, तो कस्टम वालों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक कंपलसरी कर दिया। ये कहाँ से इशू होगा, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सीओ यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है आपका इशू होगा। इसमें क्या क्या होगा? नेम ऑफ कंट्री एंड कंटेंट होगा, ताकि जब भी आप लेके आते हो आप दिखा दो कस्टम वाले का जो भी अथॉरिटी है, भाई नेम ऑफ कंट्री है और कंटेंट ये है। ठीक है, इसके बाद है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या होते हैं?
accounts which are exhibiting signs of incipient stress resulting in the borrower defaulting in timely servicing of a debt obligation not NPA। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स जिनमें आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है यानी डिफॉल्ट की संभावना दिखाई दे रही है, भले ही वो एनपीए ना हो, तो उसके पहले के एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो बर्बाद हो गया, आना ही नहीं है, उसके उसके क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, कि इतने टाइम के बाद एनपीए होगा, तो उससे पहले वो क्या रहेगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, जहां पे आपको लग रहा है डिफॉल्ट की संभावना है लेकिन एनपीए नहीं है। ठीक है, इसके बाद है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट का मोनेटाइजेशन क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग ऑफ डेट बाय मनी, यानी जो डेट की फाइनेंसिंग है, कर्ज की फाइनेंसिंग है, वो आप मनी से करो। मनी कहां से ले सकते हो, आरबीआई से और मार्केट से, दोनों से ले सकते हो। तो ये क्या हो गई, एक नॉन डेट फाइनेंसिंग, यानी कर्जा आपका कर्जा नहीं रहेगा, आपने किसी से भी लेके दे दिया, ठीक है, भले आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी, आरबीआई से उधार मांग लिया, लेकिन आपने उसको पैसे से चुकाया है, ठीक है, डेट आपने पैसे से चुकाया, तो उसको नॉन डेट फाइनेंसिंग की तरह से बोलते हैं। किससे आप चुका रहे हो, मनी से। ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। इसके बाद है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है आरबीआई का है, 500 करोड़ का है। किस लिए है, सीक्स टू एनकरेज एक्वायर्स टू डेप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल मोड। तो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीनें होती हैं जिसमें कार्ड वगैरह लगते हैं, मतलब जो छोटे छोटे दुकानदारों के पास आपको मिलती हैं, तो आरबीआई ने 500 करोड़ का फंड उसके लिए अलॉट किया है कि आप इनको प्रमोट करो, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करो। इसके बाद है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये किसका है, सेबी का है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है दैट अलाउज इन्वेस्टर टू बाय शेयर्स इन अ सोशल एंटरप्राइजेस। यानी सोशल एंटरप्राइजेस में भी आप शेयर बाय कर सकते हो, किसके थ्रू, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सोशल एंटरप्राइजेस में फंड बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये मैंने आपको बताया भी है, पूछा भी है टेस्ट में, ध्यान रखें क्या चीज होती है। ठीक है, कौन टारगेट करता है, किस चीज पे की जाती है। इसके बाद है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ये ध्यान रखें। ठीक है, सीएसआर चेंजेस। अब सीएसआर में जो चेंज हुए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चेंजेस हुए हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी की तरफ से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो सीएसआर चेंजेस में क्या क्या है, एक्सक्लूजन, यानी क्या क्या आप सीएसआर में नहीं आएगा। सीएसआर होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको बिफोर टैक्सेस जो आपका प्रॉफिट है उसका 2% देना होता है, खर्च करना होता है अच्छे काम में। अब देखिए इसमें क्या क्या नहीं लेंगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी आप खुद ही का काम कर रहे हो, जैसे आपकी बिस्कुट की कंपनी है और आप बिस्कुट बनाते हो और उसके बाद में आप सीएसआर में ही बोल देते हो कि मैंने बिस्किट गरीबों को खिला दिए, तो आपका आपका नॉर्मल बिजनेस है वो, आप उसको सीएसआर में नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें कौन सा काम नहीं लिया जाएगा मतलब कौन सी इंडस्ट्री के लिए छूट है, एक्सक्लूजन फॉर R&D ऑफ वैक्सीन। ये जो कोरोना की वैक्सीन, अब कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस है, कंपनी है, उसका काम ही यही है कि वो वैक्सीन बनाता है, तो वो सीएसआर में अपने 2% को भी सीएसआर में खर्च कर दे, मतलब अपने 2% भी वो वैक्सीन में खर्च कर दे, वो काउंट हो जाएंगे सीएसआर में, यानी वो अपने नॉर्मल बिजनेस में खर्च कर सकती है, बाकी कोई कंपनी खर्च नहीं कर सकती है। आउटसाइड इंडिया जो आप फंड खर्च करोगे वो सीएसआर में नहीं आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिटिंग आप जो काम करोगे, यानी कुछ आप एम्प्लॉय के हित के लिए काम कर रहे हो, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में जिसको लेबर वेलफेयर बोलते हैं, तो आपने कोई पानी का नल लगा दिया, एसी लगा दिया, क्रेच बनवा दिया और आप बोल दो कि भाई साहब मैंने सीएसआर कर दिया, नहीं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और एम्प्लॉय बेनिफिटिंग अलग है, लेबर वेलफेयर अलग है। ठीक है, इसके बाद स्पॉन्सरशिप, आपकी कहीं स्पॉन्सरशिप है किसी कंपनी में और आप कह रहे हो कि देखो मैं वहां से खर्चा कर रहा हूँ, नहीं, सीएसआर में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना है। एंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज कर सकते हो, यानी बहुत सारी कंपनियों का सीएसआर 2% भी इतना होता है, जिनके हजारों करोड़ में प्रॉफिट होते हैं, उनका 2% भी बहुत होता है, 20 करोड़ में आता है। तो इसीलिए उनको क्या है कि वो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, और कईयों ने खोली हुई भी है कि भाई ये मेरी सीएसआर की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। सरप्लस कांट बी यूटिलाइज फॉर अदर पर्पसेस। अब क्या हुआ कि आपने काम किया सीएसआर का और उससे आपको प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट आप घर नहीं ले सकते, वो प्रॉफिट भी आपको सीएसआर में ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीएसआर ही कुछ लोगों के इतने बड़े हैं कि उससे प्रॉफिट भी हो जाएगा, फिर वो ऐसा काम करेंगे कि उससे प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो फिर आपको उस प्रॉफिट को घर नहीं लेके जाना है, वो भी आपको इसी में लगाना है। और इसके बाद है मैंडेटरी डिस्क्लोजर, आपको सब बताना अपनी साइट पे, मैं सीएसआर में ये करवा रहा हूँ, मैं ताजमहल की सफाई करवाई, मैंने स्टेशन पे बेंचें लगवाई, मैंने जो भी करा वो आपको बताना है। ठीक है, फोटो वगैरह सब आपको डालना है। इसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA, ये एक मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, एम्स टू द गोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है,
IEPFA एक मोबाइल ऐप है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है। किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। बीम क्या है, BSc ई एग्रीकल्चरल मार्केट। तो BSc का ही एक पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए। BSc क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका एक ई एग्रीकल्चरल मार्केट का टाइप है। इसके बाद है CPI-IW। तो CPI-IW क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। इसने अपना बेस ईयर चेंज किया है, 2016 किया है 2001 से। ध्यान रखें, CSI इसका CPI-IW का बेस ईयर चेंज हुआ है, अगर पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना है कि ये हो गया है। इसके बाद स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम। जो डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम है कंपनी में, मतलब इंडिया में, बहुत ही हालत उसकी खराब है। बहुत ही कम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब जो नौकरी वाले हैं वही सबसे ज्यादा भरते हैं, बिजनेस वाले बहुत कम भरते हैं। तो जो इम्प्रूव जो डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम है उसको सुधार करने के लिए क्या क्या स्कीम्स लाई गई हैं। पर्सनल इनकम टैक्स, अबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स लगता था उसको हटाया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई, जिसके बारे में हमने बात करी प्रीवियस सेशंस में, ठीक है। फेसलेस ई असेसमेंट स्कीम, फेसलेस हो जाएगा सब काम, इनकम टैक्स वाले रिश्वत नहीं मांग पाएंगे, ठीक है, फेसलेस सब काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर एक अलग से दिया जाएगा। रेजिंग ऑफ मॉनेटरी लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, अपील फाइल करने की मॉनेटरी लिमिट जो है बढ़ाई गई है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस नॉर्म्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के लिए जो कंप्लायंस के नॉर्म्स है, यानी रजिस्ट्री वगैरह के करने के, उसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ये स्टेप्स ली गई हैं डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम से। इसमें पर्टिकुलर भी क्वेश्चन आ सकता है और पूरा भी आ सकता है, ध्यान रखें इसको, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स ली गई हैं। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हम देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की दो स्कीम है, मौसम और KRC नेट। मौसम क्या है, टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर वेदर फोरकास्ट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बना के दे दिया है भैया, मौसम करके ऐप है, इससे आप अपना वेदर वगैरह देखो। इसकी 5 सर्विसेज हैं जिसमें ये वेदर फोरकास्टिंग आती है। इसके बाद है KRC-NET। KRC-NET क्या, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, ठीक है, नॉलेज सेंटर रिसोर्स नेटवर्क। ये क्या है, वन पॉइंट एक्सेस फॉर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बुक्स, जर्नल, रिपोर्ट्स, ठीक है। तो एक ही पॉइंट, एक ही जगह पे आप नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, जो मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए बुक, जर्नल, रिपोर्ट वगैरह का, एक ही जगह पे आप सारी नॉलेज ले सकते हो। ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। इसके बाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस नोड्स और पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है विच कैन बी यूज टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस नोड्स और पार्टिसिपेंट। ये मैं आपको बेसिकली बताऊं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा रजिस्टर है, आप ये मानो, ठीक है, और उस रजिस्टर में सबके नाम लिखे हुए हैं। अब वो पैसा अगर किसी को भी जाएगा, ठीक है, तो उसका नाम, मतलब उसके नाम से दूसरे का नाम चढ़ जाएगा। इसीलिए अभी जो आपके हाथ में नोट है, आप दूसरे को देते हो, नाम थोड़ी चढ़ता है किसी के। यही इसकी खास बात है कि पूरी ही पूरी पूरी जो इंडस्ट्री, जितना भी पैसा है, मतलब क्यों बढ़ती जा रही है वैल्यू क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि ब्लॉकचेन का एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में से जिसके पास वो पैसा है वही ले सकता है। अगर 1 रुपया भी था और वो 1 रुपया 100 लोगों को बढ़ गया, अब उस 100 रुपए की कीमत 1 करोड़ हो गई, लेकिन वो उन्हीं लोगों के पास है, तो लिमिटेड इसकी एक्सेस है। यहाँ पे आप चोरी नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्टर मेंटेन है, आप रिश्वत नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कई देशों में यूज भी किया जा रहा है। तो ब्लॉकचेन क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज किया जाता है ट्रांजैक्ट अक्रॉस नोड्स और पार्टिसिपेंट, जो मैंने आपको बताया कि पूरा एक रजिस्टर रहेगा, कहां से कहां पैसा जा रहा है। द ओनरशिप राइट्स आर रिकॉर्डेड क्रिप्टोग्राफिकली, जो मैंने आपको बताया कि जो ओनरशिप राइट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। एंड लिंक्ड ब्लॉक्स विच कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ असेट्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स दैट कैन रिमेन एनोनिमस, ठीक है। तो नाम भाई ये ट्रांसफर हो रहा है, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये सब उसमें आता रहेगा, भले ही किसके पास गया वो ना आए, लेकिन ऐसा कुछ है कि जो वो जहां भी चीज जाएगी वो पता लगता रहेगा, ठीक है। इसके बाद है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स, PEMFC। ये क्या चीज होती है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, जो कि हाइड्रोजन फ्यूल में स्टोर्ड है, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे एंड एफिशिएंटली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद वाटर द ओनली बाय प्रोडक्ट। ओनली जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर। तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये क्या है, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें सिर्फ वाटर बचता है। तो ये ध्यान रखें, PMFC जो सेल है वो क्या करता है, इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है लो टेम्परेचर विद एप्लीकेशन इन डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी
लो टेम्परेचर पे भी है विद एप्लीकेशन इन डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन सिस्टम। तो इसी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड पावर मतलब एक ही जगह जो पावर सिस्टम होते हैं वो नहीं, डिसेंट्रलाइज वाले भी हैं पावर जनरेशन सिस्टम, वहां पे भी ये लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। इसके बाद क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यों न्यूज में आया, क्योंकि बहुत दूर 1200 किलोमीटर दूर इसके थ्रू ट्रांसफर किया गया है विदाउट रिस्क। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स पे काम करता है, जिसके दो लॉज हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। इस पे काम करता है। अलाउस फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज टू बी यूज्ड, यानी अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कीज पहुंचानी है बिना रिस्क के, जैसे बहुत सुरक्षा का डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो इसके थ्रू आप पहुंचा सकते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, 3D मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी होगी, सुनी होगी, उसी तरह का है। टेक्नोलॉजी दैट कंस्ट्रक्ट्स अ 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल और अ CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो मटेरियल को लेयर बाय लेयर लगाते जाएं हम एक 3D मॉडल पे या CAD मॉडल पे और ऑब्जेक्ट बना लें, वो क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें आजकल बनती हैं ऐसी की ऐसी बना देते हैं 3D ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक उसको कहते हैं। इसके बाद है रेज। रेज क्या है, रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो बेसिकली क्या है, आपको क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी, कोरोना में बहुत काम है इसका, तो ये इनिशिएटिव किसका है, किसके द्वारा डेवलप्ड है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूएसएड के द्वारा ये लिमिटेड है। ठीक है, इसके बाद है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क, ये बीएसएनएल के द्वारा सबसे पहले इंडिया में लाया गया है। इसके बाद है जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी। जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिससे आप डाटा वगैरह ले लेते हैं कि कहाँ पे कौन है, मतलब जैसे आरोग्य सेतु में होता है। ठीक है, आपके पास से कोई भी निकलेगा, भुवन पंचायत 3.0 में इसका यूज होता है, स्वामित्व में इसका यूज होता है, सहयोग ऐप में इसका यूज होता है। तो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको पढ़ना है, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि आसपास में कौन है, मीन्स जो भी डाटा है एक तरीके से इसरो के द्वारा डेवलप्ड है, और मतलब किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं वो आपको डीप में पढ़ना है जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी में। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग है। ठीक है, एक्वापोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, मिट्टी के बिना ही पानी में उगा लिया जाता है। ठीक है, पौधा। एमआर सैम क्यूआर सैम यानी मीडियम रेंज मिसाइल, क्विक रेंज मिसाइल, नाग मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मैंने लिख दिया कि इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, हार्ट अटैक। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो फैलती नहीं है, तो जैसे कार्डियोवैस्कुलर अटैक है, हार्ट अटैक मींस इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनरल साइंस में, तो ध्यान रखें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद है पॉलिटी। तो पॉलिटी में ध्यान रखें चेंजेस हुए हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड में, क्या चेंजेस हुए हैं, has to be reissued only once when a new passport is issued up to 20 years of age, for other issuance not allowed या नॉट रिक्वायर्ड। तो पहले क्या था कि 20 साल तक आप जब भी जाओगे आपको जारी कराना पड़ेगा, नया पासपोर्ट बनेगा तब, और उसके बाद 50 साल तक फिर कराना पड़ेगा। तो अभी बस 20 साल तक ही आप कराओ जब आपका नया पासपोर्ट बनता है, और उसके आगे आपको जरूरत नहीं है। ये चेंज हुए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड में। तो जो पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन करंट के हो सकते हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं इसको। तो वहां पे क्या क्या आ सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में जो चेंज हुए उससे आ सकता है। 3 फार्मर बिल्स जो हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मैंने जो करंट में जितना देखा है उस हिसाब से मैंने लिखा है। ठीक है, वो सेगमेंट चालू हो गया जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसके आने की किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन करंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 3 फार्मर बिल्स, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये आपको देखना है। इसके बाद कमिटीज को हम देखें, तो कमिटी मैंने जो पिछला है मेरा ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें भी बताई हैं, और इसमें भी बता रहा हूँ। उसमें से भी जो है वो भी आपको देखनी है, इसमें से जो है वो भी आपको देखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वीडियो की देखनी है, वो वीडियो भी आपको देखना है। ठीक है, 5 वीडियो आपको देखना है, फर्स्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें, तो वहां भी जो कमिटी है और जो अवार्ड्स हैं वो भी आपको देखना है। कमिटी आपको ILO मीन्स ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ILO आपको देखना है, WTO देखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीन्स इनके कौन से मेंबर हैं, नहीं है, क्या चेंजेस हुए। ILO तो आपको पढ़ना ही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ना हो चाहे यहाँ पढ़ना हो। इसके बाद है WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन, बिम्स्टेक, सार्क, कॉमनवेल्थ, G20, केवी कामत कमेटी ऑन लोन रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में भी होगी, यहाँ भी है केवी कामत कमेटी ऑन लोन रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद है कमिटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट। डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट के लिए कमिटी उसकी किसके हेड है, मतलब किसके अंदर बनी है, नंदन नीलेकनी। तो ऐसी कमिटीज जो इकोनॉमिक से ताल्लुक रखती हैं,
करंट अफेयर्स में इस तरह का कुछ है तो वहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए कमिटी ऑन डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट नंदन नीलेकनी। इसके बाद है तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी ऑन अर्बन पुअर, ठीक है, तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी जो अर्बन पुअर से संबंधित है। इसके बाद है कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए देखिए दो कमेटी बनी, पहली बनी 2016 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इवोल्यूशन के लिए जो बनी वो है किसकी अध्यक्षता में, लेट टीएसआर सुब्रमण्यन। तो अभी तो इस दुनिया में है भी नहीं और इनके अंदर ये बनी थी इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। इसके बाद है कमेटी फॉर ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर से ये बनी के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, ठीक है, जिसमें फिर से ड्राफ्ट इसको बनाया गया। तो दो कमेटी बनी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछली बार भी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था जो लग रहा था कि इतना पुराना, लेकिन करंट में उसका लिंक था। तो उसी तरीके से ध्यान रखें, दो पॉलिसी हैं, मतलब दो कमेटी हैं, एक है इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एक है ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहली है टीएस सुब्रमण्यन, सेकंड है के कस्तूरी रंगन, दोनों साउथ के नाम है, ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह से याद रखें। इसके बाद है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत बनाई गई है। इसके बाद है कंपनी लॉ कमेटी, कंपनी लॉ कमेटी के हेड कौन है, इंजेती श्रीनिवास, ठीक है। तो इस तरीके से कमेटीज आपको ध्यान रखनी है, पुरानी वाली भी ध्यान रखनी है। इसके बाद है अवार्ड्स, अवार्ड्स भी पुराने वाले भी आपको ध्यान रखने हैं और ये भी ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बाहर ही पूछा जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे करंट के हिसाब से दिखाई दिए वो मैंने आपको बताए हैं। ये पूरा जो छह लेक्चर्स हैं, इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको पढ़नी नहीं है, आपको जो मंथली मैगजीन है वो पढ़नी नहीं है, मंथली मैगजीन आपको फिर भी पढ़नी है, ठीक है, और यहाँ से वहां से मंथली मैगजीन से कहीं से भी आता है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं देखना है, दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। उसका ही सार मैंने आपको दिया है इसमें, उसका ही मैंने आपको जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो निकाल के दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पद्म अवार्ड्स, स्वर्ण जयंती फेलोशिप, नारी शक्ति पुरस्कार, ललित कला अकादमी, महालोनबिस अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब इन अवार्ड्स में मैं आपको ये बता दूं कि इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता कि ये किसको दिए गए, इंपॉर्टेंट ये भी होता है ये क्यों दिए जाते हैं और कौन देता है, ठीक है। तो तीनों एक्सपेक्ट आपको देखना है, नारी शक्ति पुरस्कार, ललित कला अकादमी, स्वर्ण जयंती, पद्म अवार्ड, महालोनबिस, एससी बोस आपदा प्रबंधन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, खेल रत्न, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, नोबेल प्राइज किस किस को मिले, कौन कौन से मिले, महात्मा गांधी नोबेल प्राइज में साथ में क्यों भी मिले, ठीक है, किसको मिले और क्यों मिले। इसके बाद है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है नारी शक्ति पुरस्कार, इसके बाद है नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स, इसके बाद गांधी पीस प्राइज ये दिया गया 2019 में मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को मिला जो ओमान के थे, और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं उनको दिया गया। तो ये दोनों बार बाहर वालों को दिया है, 2019 में ओमान और 2020 में बांग्लादेश, ठीक है। किस किस को दिया ध्यान रखें, तो नाम ही इतना लंबा है कि वैसे ही आपको याद हो जाएगा, मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, ठीक है, और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान। और भारत रत्न तो एवरग्रीन है, कभी भी इससे बुक्स भी आ सकती हैं और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में क्या करंट के हिसाब से लगता है कि आ सकता है, तो मोपला अपराइजिंग पे क्वेश्चन आ सकता है और गांधी मूवमेंट्स, गांधी जी के जो 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है। आईआर में क्या आ सकता है, आईएलओ का जो चाइल्ड लेबर का कन्वेंशन है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है, पिछले किसी लेक्चर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो बहुत पहले के लेक्चर्स में इंक्लूड हैं और वो इतनी बड़ी हैं कि उनपे पूरा एक वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। और इंपॉर्टेंट भी इतनी है कि छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। इनको आप अपनी तरीके से डीप पढ़िए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% आने की संभावना है और कितना भी डीप आ सकता है। पीएम आत्मनिर्भर योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तो भले ही आए ना आए, लेकिन पीएम आत्मनिर्भर और पीएम गरीब कल्याण पे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो इनको आप जितना डीप पढ़ सकते हैं, जहां से पढ़ सकते हैं उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का, जिसमें पूरा जनवरी से लेके अप्रैल कवर कर दिया है। 6 लेक्चर्स में मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। और ये सारा आपको नोट्स बना के कवर करना है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और
लेकिन जो सब मैंने बताया है वो सब नहीं मिलेगा, इसलिए लेक्चर्स सुनने के साथ उसके नोट्स बनाइए आप अपने पास, ठीक है, लिखेंगे तो याद रहेगा। तो जो भी आपका तरीका हो सकता है, लेकिन इतना जो मैं आपसे कह रहा हूँ अल्टरनेट मत ढूंढिए कि सिर्फ ये कर लें, मैगजीन ना पढ़ें, ठीक है। तो मैगजीन भी अभी तक आपने पढ़ी है तो उसको रिवाइज करना है, और अगर नहीं अभी तक पढ़ी है तो इसके साथ आपको रिवाइज करना है, क्योंकि मोस्टली पार्ट कवर है। लेकिन अगर फिर भी कुछ मेरी नजर से बच गया हो और आपको मिल जाता है और उससे क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आपको मतलब इससे होना चाहिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अकाउंटिंग का जो ग्रेजुएशन का पार्ट बचा हुआ उसके साथ। गुड आफ्टरनून, गुड बाय, जय हिंद।